we are going to understand that what is the meaning of banking, what are the features of banking, and what is customer and banking relationship. ठीक है, उसके बाद what are the various functions of bankers. तो ये सारे टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले what is the meaning of bank. तो bank is a legal institution जहां पर we are basically depositing the money, we are taking it as a loan and we are taking loan and advances from bank. ठीक है, सो बैंक का प्राइमरी अगर फंक्शन की बात करें तो क्या है प्राइमरी फंक्शन? डिपॉजिट करना एंड लेंड करना मनी को. ठीक है, अब पूरे के पूरे बैंकिंग को कौन चलाता है? सो बैंकिंग को चलाने के लिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्ट. द फर्स्ट वन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज 1935. ठीक है, 1934 में एक्ट आया, 1935 से इंप्लीमेंट हुआ. तो एपेक्स बैंक कौन है हमारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो सारे बैंक्स के कॉमर्शियल पब्लिक शेड्यूल्ड बैंक के फीचर्स को डिफाइन करता है. ठीक है, सो बैंकिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, वो हम लोग करते हैं. चलिए लिखिए. A bank is a lawful organization that accepts deposits. Accept deposit का मतलब है जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए है कैश में. अब वो पैसा जो है मुझे अपने पास सिक्योर फील नहीं हो रहा है, तो मैं उस अमाउंट को जाकर कहाँ डिपॉजिट करा सकती हूँ? बैंक में. अब वो मेरे खाते में चला जाएगा, यानी मेरे अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा, और जब भी मुझे जरूरत लगेगा, whenever I need it, then in that case we are able to withdraw the amount. पहले का प्रोसीजर क्या था कि आपको एक फॉर्म फिल करना होता था डिपॉजिट करने टाइम और विड्रॉल करने टाइम. अभी ये प्रोसीजर लगभग चेंज हो चुका है और अभी एटीएम की सुविधा है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन की सुविधा हमारे पास है, तो हम डायरेक्टली कार्ड के थ्रू पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं. इवन एटीएम मशीन्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर डिपॉजिट द अमाउंट. डिपॉजिटिंग के लिए भी अब अवेलेबल हो गया. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बैंकिंग में बहुत ज्यादा आ चुका है. ठीक है, आपका इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा है, वेयर यू डोंट नीड टू गो टू द बैंक बट यू कैन इजीली ट्रांसफर द मनी इन अनदर्स पर्सन अकाउंट. ठीक है, इवन फॉर एनी परचेजेस वी आर गोइंग टू यूज द बैंकिंग का ही साइट यूज होता है आपकी कोई भी पेमेंट के लिए. ठीक है, चलिए. तो बैंक इज अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, दैट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड. दैट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, यानी कि डिमांड के जब भी आपका डिमांड होगा, जब भी जरूरत होगा, तो आप उस पैसे को इजीली विथड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, अगर मैं अकाउंट की बात करूं तो यहाँ दो तरीके का अकाउंट आप लोगों ने सुना होगा, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट वैसे अकाउंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे चलते हैं और जिसमें हम एक अमाउंट को हमेशा अपने अकाउंट में मेंटेन करते हैं. करेंट अकाउंट वैसा अकाउंट है जिस अकाउंट में हम बेसिकली बिजनेस पर्सन के लिए अकाउंट होता है, जिसमें डेली प्रोसीजर होता है आपके विड्रॉल का और डिपॉजिट का, तो उसको हम कहते हैं करेंट अकाउंट. इसीलिए कभी भी एटीएम में जब आप जाते होंगे तो वहां आपको दो ऑप्शन मिलता होगा, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट. सेविंग अकाउंट आपका नॉर्मल अकाउंट भी होता है, सेविंग अकाउंट आपका सैलरी अकाउंट भी हो सकता है. ठीक है, चलिए ये सब पढ़ेंगे, सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे. चलिए आगे. Banks are the institutions. Banks are the institutions. Banks are the institution that helps the public. That help the public in the management of their finances. In the management of their finances. Management of their finances. ठीक है. अब फाइनेंसेस का यहाँ मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैश और मनी में काम नहीं करता है, दे आर ऑल्सो वर्किंग इन शेयर्स एंड दैट इज ऑल्सो वर्किंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंस. बॉन्ड वगैरह लेना हो, ट्रेजरी बिल लेना हो, शेयर्स लेना हो, तो डीमैट डीमैटेरियलाइज अकाउंट जिसको कहते हैं, जिसके थ्रू हम शेयर्स परचेज करते हैं, तो ये सारी चीज को मेंटेन करने का काम कौन करता है? बैंक. क्लियर हो गई बात? आगे पॉइंट लिखिए. देखो, डिपॉजिटर्स को ना दो तरीके का एश्योरेंस बैंक देता है. जब भी कोई पैसा जमा करता है बैंक में, तो देयर आर टू टाइप ऑफ एश्योरेंस व्हिच इज गिवन बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर. ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर हो रहा है जो भी बता रही हूँ बेटा? सबको क्लियर है एवरीवन? तो पहला दो एश्योरेंस क्या है डिपॉजिटर के लिए? पहला है सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट, यानी जो पैसा आपने बैंक में जमा किया वो सेफ रहेगा.
इवन आप लोगों ने डिमोनेटाइजेशन का सिचुएशन देखा था कि जिनके पास कैश था वो इनसिक्योर हो गया, क्योंकि अब वो चीज आपके मार्केट में वैलिड नहीं था, है ना, लेकिन जो पैसा अकाउंट में था वो आपका सिक्योर रहा, है ना। तो सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट यानी कि पैसा आपका सेफ रहेगा, कहीं भी पैसा थेफ्ट भी अगर होता है तो भी बैंक आपको आपका पैसा देगा, है ना। तो सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट, और जब भी कभी जरूरत लगे तो विड्रॉल कर लेना, यानी कि पैसा विड्रॉ, आप ही का पैसा है, बैंक के पास है, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये दोनों एश्योरेंस कौन देता है? बैंक। तो लिखिए कि बैंक गिव्स टू टाइप ऑफ एश्योरेंस, बैंक्स गिव टू टाइप ऑफ इंश्योरेंस, बैंक गिव टू टाइप ऑफ इंश्योरेंस, टू टाइप ऑफ एश्योरेंस, एश्योरेंस है ASSURANCE वाला, एश्योरेंस टू द डिपॉजिटर, टू द डिपॉजिटर, यानी डिपॉजिटर को दो तरीका एश्योरेंस क्या मिलता है? पहला है सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स, और दूसरा है विड्रॉन ऑफ मनी, विड्रॉन ऑफ मनी व्हेनेवर नीडेड, विड्रॉन ऑफ मनी व्हेनेवर नीडेड, यानी जब जरूरत पड़े पैसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है बैंक के, या लिखिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक की इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? चलिए अभिषेक बताएगा क्या है फंक्शन बेटा, बैंक का एक फंक्शन बताओ, बताओ अभिषेक। To provide the protection of depositor money. वो तो ठीक है, और To provide loan. गुड, तो ये तो नॉर्मल में सबको पता है, हाँ चलिए, और ये याद नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज तुम लोग हमेशा याद रखना कि जब भी, खैर फंक्शंस पे आएंगे, लेकिन बैंक जो है ना वो सिर्फ कैश में काम नहीं करता, दे आर वर्किंग इन द विद द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल, जिनको हम बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो जैसे कि दे वर्क्स, हाँ, चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, ठीक है, क्रेडिट बिल ऑफ ये ओवरड्राफ्ट, बैंक, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, फिर आपका बिल ऑफ लेडिंग है। तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑन विच इट इज वर्किंग, तो इसको कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा एक दिन वो टॉपिक करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए इंपॉर्टेंट फंक्शन, यहाँ दो तरीके का फंक्शन करता है, एक है आपका प्राइमरी फंक्शन और सेकंड है आपका सेकेंडरी फंक्शन। तो पहला लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला लिखिए प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, और सेकंड लिखिए सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकंड लिखिए सेकेंडरी फंक्शन। लिख लिया? तो प्राइमरी फंक्शन में दो मेजर टाइप के फंक्शन होते हैं, तो ऐसे लिख लो प्राइमरी, उसके बाद दो इस तरीके से बना के, फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर नीचे लिख लो। पहला दो आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक का? फर्स्ट लिखिए एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, पहला प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, यानी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। सेकेंड फंक्शन है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, granting of loans and advances. So these two are the primary function of bank. दो primary function bank का क्या है? Accepting of deposits and second one is granting of loans and advances. अच्छा, तुम लोग को मैं एक बात बताना चाहूंगी interesting. Ever you think that from where the bankers get salary? Yes. बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। देखो, जो भी आपका पैसा होता है जो हम लोन लेते हैं, तो लाइक अगर हमने होम लोन लिया, लोन भी बहुत टाइप के होते हैं, वेराइटीज, होम लोन होता है आपका, फिर व्हीकल लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, राइट। तो अगर हम ऐसे, मैंने होम लोन लिया 20 लाख रुपीज, ठीक है, अब उन्होंने मेरे ऊपर जो लगाया इंटरेस्ट रेट, दैट इज अराउंड 12%। तो जहां वो 12% मेरे से लोन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहीं अगर मैंने बैंक के पास डिपॉजिट छोड़ा तो दे आर ओनली, सो अगर मैंने पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है, तो उसमें मुझे उन्होंने 6% इंटरेस्ट दिया या 5% दिया,
और जो मैंने लोन लिया उसमें उन्होंने मुझे कितना 12%। तो यहाँ जो डिफरेंस आता है ना डिपॉजिट ऑफ मनी में जो वो मुझे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और जो मैं लोन ले रही हूँ उस पे वो जो इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं उसके डिफरेंस से बेसिकली, हाँ बिल्कुल, उसके डिफरेंस से बेसिकली ये जो अमाउंट होता है बैंक का यही प्रॉफिट है, ठीक है, बैंक का यही प्रॉफिट है। और उसके अलावा और भी जगह से प्रॉफिट है, दैट इज फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। interest rate of credit card is also one of the basically amount which is taken as a profit by bank, ठीक है। तो चलिए प्राइमरी फंक्शन क्लियर हो गया दोनों। प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। डिपॉजिटर्स जो हैं वो एज अ सेफ कस्टडी रख देते हैं पैसा बैंक में और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देता है कौन, बैंक उसको। जैसे अगर आप बैंक के पास छोड़ दोगे, एफडी भी करा लोगे ना फिक्स डिपॉजिट, तो आपको ना 6-7% का 5 साल में बेनिफिट होता है, ठीक है। तो लगभग एज ए इंटरेस्ट रेट वो आपको देगा डिपॉजिट के ऊपर। अब बैंक जो है डिपॉजिट लेता है पब्लिक से बहुत तरीके के फॉर्म में। तो पहला फॉर्म है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट का मतलब क्या है, ये एक तरीके से इंकरेज करता है पब्लिक को कि हम ना अपने सैलरी और वेज जो भी अर्न करते हैं वो रेगुलर बेसिस में पैसा डिपॉजिट करते रहे। जैसे मान लो कि अगर मैं 50,000 रुपीज कमा रही हूँ तो आई नो कि मेरा इतना एक्सपेंस नहीं है एक मंथ में, तो मैं क्या करूंगी कि मान लो 10,000 रख दिया मैंने और 40,000 को मैंने एज अ सेविंग डिपॉजिट बैंक में ही छोड़ के चले गए, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम सेविंग डिपॉजिट। अब इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लो होता है। और आप कभी भी पैसा जो है, आप कभी भी पैसा को विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में सिचुएशन ये है कि एक टाइम आपका उसमें लगेगा 5 to 7 years ऐसे, ठीक है। लेकिन वही चीज आपके सेविंग डिपॉजिट्स में नहीं है। सेविंग डिपॉजिट इज द रेगुलर सेविंग, ठीक है, विच इज गिवन बाय द डिपॉजिटर। एक रेगुलर सेविंग जो है पब्लिक या कस्टमर कर रहा है किसके साथ, बैंक के साथ, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल समझेंगे, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग ना। तो फर्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट्स में इनकरेज करने, एक सेविंग हैबिट को इनकरेज करने के लिए फैसिलिटी बैंक देता है किसको, आपके डिपॉजिटर्स को, पब्लिक को, कि आप रेगुलर बेसिस पे डिपॉजिट करते रहे पैसे को, क्योंकि आपका हर महीने का उतना एक्सपेंस नहीं जितना आपकी इनकम है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रेट इसमें क्या होता है, लो होता है, हमेशा याद रखिएगा। इन सेविंग डिपॉजिट द इंटरेस्ट रेट लाइक इन आईसीआईसीआई ओनली 4% इंटरेस्ट रेट इज देयर फॉर सेविंग डिपॉजिट, ओनली 4% इंटरेस्ट रेट इज देयर, ठीक है। लेकिन वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि आप कितनी बार और कितना पैसा निकालो। मान लो कि मेरा, मैंने 50,000 बताया कि एक मंथ में 50,000 है, 10,000 मेरा हर महीने का एक्सपेंस है, 40,000 मैं जमा कर रही हूँ, 40,000 करके मैंने 4 महीने जमा किया, कितना हुआ, 1,20,000, ठीक है, नहीं सॉरी 1,60,000। तो 1,60,000 रुपीज जो है मेरा, उससे अगर मैं चाहूँ तो 5th मंथ में अपने आप पैसा निकाल सकती हूँ। यानी कि अगर मेरा मन होगा तो मैं 1,00,000 रुपए निकालूंगी, फिर वो जो 60,000 बचेगा ना वही सब डिपॉजिट अकाउंट में रहेगा, ठीक है। सो इन द सेविंग डिपॉजिट, इसके शॉर्ट में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो। ये आपका एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स में आएगा। जो प्राइमरी फंक्शन की एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स में मतलब कि प्राइमरी फंक्शन, एक मिनट, 2 फंक्शन मैंने बताया कि बेसिकली फंक्शंस ऑफ बैंकिंग जो है, फंक्शंस ऑफ बैंकिंग में आपका 2 फंक्शन है, एक है आपका प्राइमरी और सेकेंड है सेकेंडरी। प्राइमरी में भी आपके 2 फंक्शन है, क्या है, पहला डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट्स है, उसके अलावा आपका एक और दूसरा क्या है, लोन एंड एडवांसेस। अब डिपॉजिट में आप ऐसे पॉइंट्स लिखते जाना, डिपॉजिट्स में आप ऐसे पॉइंट लिखना, पहला सेविंग डिपॉजिट, इसके अंदर पॉइंट्स लिखो, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट्स में पॉइंट लिखिए, सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट का क्या फीचर्स है, तो पहला है इट इनकरेज सेविंग हैबिट्स, तो लिखो इनकरेज सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग हैबिट्स अमॉन्ग द पब्लिक। सबसे पहला पॉइंट, इनकरेज सेविंग हैबिट्स अमॉन्ग द पब्लिक, यानी पब्लिक में बेसिकली सेविंग की हैबिट जनरेट करना पहला फीचर है सेविंग डिपॉजिट का।
दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है इट इज सुटेबल फॉर सैलरी और वेज अर्नर. इट इज सुटेबल फॉर सैलरी एंड और वेज अर्नर. सैलरी और वेज में डिफरेंस क्या होता है? सैलरी मंथली, ठीक है, वेज पर डे बेसिस, ठीक है. तो ये बेसिकली जो आपके अनस्किल्ड वर्कर होते हैं जो वेजेस कमाते हैं डेली का पैसा, तो उनके लिए, और जो मंथली कमाते हैं उनके लिए सुटेबल है सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है. सेकेंड फंक्शन. थर्ड फंक्शन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो. थर्ड फंक्शन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा लो होगा, यानी कि फिक्स डिपॉजिट की तरह हाई आपको अमाउंट या हाई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है. तो यानी कि इसमें आपका लो इंटरेस्ट रेट रहेगा. तीसरा फंक्शन. चौथा फंक्शन लिखो, फोर्थ फंक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन on the number and amount of withdrawals. यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा किस चीज में? नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल, यानी कितनी बार और कितना भी आप आराम से उससे उस पर्टिकुलर सेविंग डिपॉजिट से पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो. जैसे मैंने बताया कि 1,60,000 था, मैंने अपने 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद अपने आप 1 लाख रुपया उसमें से निकाल लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो. तो ये चौथा फंक्शन. पांचवा फंक्शन, जो अकाउंट होगा सेविंग डिपॉजिट का, दैट कैन बी ओपन्ड इन द नेम. सिंगल नेम में भी ओपन हो सकता है, यानी कि मान लीजिए कि सिर्फ मेरा नाम कुमारी शिल्पी मेरे नाम से भी ओपन हो जाएगा, साथ साथ में ज्वाइंट अकाउंट में भी ओपन हो जाएगा, लाइक मैं और मेरे फादर का अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है. तो ऐसे भी आपका ज्वाइंट अकाउंट में भी इस तरीके का सेविंग डिपॉजिट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी. सेविंग डिपॉजिट की फैसिलिटी आपके सेविंग अकाउंट में ज्यादातर अवेलेबल होती है. किसमें अवेलेबल होगी? सेविंग अकाउंट में, ठीक है. वो आपसे पूछता है पर्सन जो है, वो कई बार आप अगर कॉल करोगे कस्टमर केयर में, दे विल आस्क अबाउट दैट कि मैम आपके अकाउंट में इतना पैसा है, क्या हम उसे सेविंग डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दें? तो मैं बोलूंगी हाँ कर दीजिए, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी कर देते हैं, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो लो मिलता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. यहाँ पर याद रखिएगा कि डिपॉजिटर को हमेशा एक मिनिमम अमाउंट मेंटेन करके रखने की जरूरत है. जैसे आईसीआईसीआई में 25,000 मिनिमम अमाउंट है, एचडीएफसी में 10,000 रुपए. तो जैसे आपके सेविंग अकाउंट में एक अमाउंट डिपॉजिट रहना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर सेविंग डिपॉजिट में भी आपका अमाउंट मेंटेन रहना चाहिए. यानी ऐसा ना हो कि आपका सेविंग डिपॉजिट बिल्कुल जीरो हो जाए. यानी कह सकते हैं कि अकाउंट में पैसा होना चाहिए, इन शॉर्ट अकाउंट में आपके पैसा होना चाहिए, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट के लिए. नहीं तो क्या करोगे सेविंग डिपॉजिट में? कैसे करोगे सेविंग डिपॉजिट, ठीक है. और बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड भी आपको देता है, डेबिट कार्ड भी देता है, और साथ साथ चेकबुक की भी फैसिलिटी देता है. चेकबुक के थ्रू भी आप सेविंग डिपॉजिट के पैसे को विड्रॉ कर सकते हो. एटीएम के थ्रू भी नॉर्मल विड्रॉल की तरह सेविंग डिपॉजिट का पैसा विड्रॉ कर सकते हो. तो ये सेविंग डिपॉजिट क्या है, क्लियर हो गया? सेविंग डिपॉजिट क्लियर है सबको? सेविंग डिपॉजिट ऑनलाइन क्लास, सेविंग डिपॉजिट क्लियर है सबको? एवरीवन, सेविंग डिपॉजिट? यस मैम. ठीक. नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सारे आ रहे हैं आपके डिपॉजिट्स में. सेकेंड वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स. फिक्स्ड डिपॉजिट, और इसका एक और नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट का, उसका नाम है टर्म डिपॉजिट्स. क्या नाम है इसका? एक और टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है. अब यहाँ पर जो पैसा जमा होगा, द मनी विच इज डिपॉजिटेड इज फॉर सम पर्टिकुलर ईयर और टाइम, ठीक है. यानी कि जो यहाँ सेविंग डिपॉजिट में तो कोई टाइम पीरियड नहीं था, बस आपके पास पैसा बच रहा था, आप डिपॉजिट करते जा रहे थे. लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट जो है एक प्री प्लान्ड सिचुएशन है, जहां आप प्री प्लान करोगे कि कितना पैसा मुझे डिपॉजिट करना है, लेकिन दैट इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म बट दैट इज फॉर द बेसिकली लॉन्ग टर्म. ज्यादातर बैंक में जो फिक्स्ड डिपॉजिट है दैट इज फॉर 5 to 7 years होता है, ठीक है. पहले 7 years था, अब तो खैर 5 years का भी हो गया है, ठीक है. तो लिखिए इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका स्लैश देकर लिखिएगा टर्म डिपॉजिट, ठीक है. स्लैश देके लिखिए टर्म डिपॉजिट. अब यहां लिखिए मनी इज डिपॉजिटेड
money is deposited for a fixed tenure, मतलब कुछ फिक्स टाइम के लिए, फिक्स समय के लिए क्या होता है, पैसा यहाँ पर जमा, फॉर फिक्स्ड टेन्योर। और जब तक आपका वो टेन्योर पूरा नहीं होता है तब तक पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जहां एक फॉर्म पहले फिल करना पड़ेगा, प्रोसीजर पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आप एक तरीके से उस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ते हो, सुना होगा आपने। तो उसमें उस पर्टिकुलर टाइम का इंटरेस्ट रेट नहीं जुड़ता है, तो आपका एक तरीके से लॉस होता है। जब आप बीच में टेन्योर खत्म होने के पहले पैसे को निकालोगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसका लॉस फेस करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर यही कहा जाता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट का जो अमाउंट है दैट कैन नॉट बी विथड्रॉन बिफोर द टर्म या बिफोर द टेन्योर। ठीक है, तो सेकंड इसका लिखिए, मनी इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स्ड टेन्योर, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, नो विथड्रॉल मनी ड्यूरिंग दिस पीरियड अलाउड। No withdrawal money during this period allowed. यानी कि आपका जो पैसा है वो बीच में नहीं निकालना अलाउड होता है। ठीक है, और इन केस अगर डिपॉजिटर विथड्रॉ करता भी है तो दे हैव टू बेसिकली बिफोर मैच्योरिटी, उसको एक मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं कि 5 साल बाद मैच्योर हो गया आपका बॉन्ड या मैच्योर हो गया आपका डिपॉजिट, तो अगर वो मैच्योरिटी से पहले अगर आप विथड्रॉ करोगे पैसा तो यू हैव टू पे द पेनल्टी और द इंटरेस्ट रेट। आपका उस साल का इंटरेस्ट रेट या तो आपको नहीं मिलेगा, पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में वो प्री मैच्योर विड्रॉल होगा, यानी कि मैच्योर होने से पहले ही आपने पैसा विड्रॉ कर लिया। और इसका जो लमसम अमाउंट होता है वो एक बार में पेड होता है। जैसे मान लो 5 लाख रुपए का एफडी कर दिया तो 5 लाख रुपए एक ही बार में लमसम अमाउंट पे कर दिया। लेकिन वही एसआईपी होता है जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें हम मंथली पैसा जमा करते हैं 1000 2000 का, है ना। लेकिन इन द केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट द लमसम अमाउंट इज पेड वन टाइम एंड दैट विल बी फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो थर्ड फंक्शन लिखो, लमसम अमाउंट इज पेड। अब वहां पर लमसम अमाउंट का सिचुएशन नहीं था। सेविंग डिपॉजिट में मेरा 40,000 रुपए बच रहा था तो मैंने एक महीना कर दिया, तो जरूरी नहीं कि अगले महीना भी मेरा 40,000 बचे, हो सकता 30,000 बचे, तो वो 30,000 ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए। और कई बार एक और चीज होता है कि जैसे मान लो कि 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा है और मैंने अपनी मर्जी से उसको सेविंग डिपॉजिट में कन्वर्ट करा लिया, तो उसमें से वो खुद पूछेगा कि मैम 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो क्या 1.5 लाख का सेविंग डिपॉजिट कर दूं, तो मैं कहूंगी हाँ, लेकिन वो 1.5 लाख कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, यानी मंथली भी हो सकता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन एफडी के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए इसमें आगे, लमसम अमाउंट इज पेड at one time for a specific period ठीक है, for a specific period, यानी कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए मैंने लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। फोर्थ फंक्शन क्या होगा, इंटरेस्ट रेट विल बी हाई, लेकिन कंपैरिजन टू द सेविंग डिपॉजिट द इंटरेस्ट रेट विल बी हाई। इंटरेस्ट रेट विल बी हाई। अब थर्ड लिखिए, करंट डिपॉजिट्स। ये सारे टर्म सुने हैं आप लोगों ने, चलिए। करंट डिपॉजिट, तो ये बेसिकली कौन ओपन कराता है, बिजनेसमैन। कौन ओपन कराएगा, बिजनेसमैन, जिसका डेली का अर्निंग है 50,000 60,000 डेली का लगभग अर्निंग है, 10,000 15,000। तो जो करंट बिजनेस पर्सन होते हैं और जिनका करंट अकाउंट होता है उनको करंट डिपॉजिट का बेनिफिट मिलता है। सेविंग अकाउंट वाले को सेविंग डिपॉजिट का मिलता है। फिक्स डिपॉजिट आप एक लमसम अमाउंट है जो आपका अकाउंट अगर है वहां सेविंग या करंट कुछ भी, तो आप जाकर के बेसिकली ज्यादातर सेविंग वाले वो भी कराते हैं, अपना 5 लाख रुपए जाके दे दिया और एफडी करा दिया। ठीक है, तो उसका अकाउंट से रिलेशन नहीं है, अकाउंट होना चाहिए बैंक में, लेकिन बस आप जाके डिपॉजिट कर सकते हो। करंट डिपॉजिट का बेनिफिट मिलता है बिजनेसमैन को और जिनका करंट अकाउंट है। ठीक है, और इसमें जो इस टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं ना, इसमें ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी मिलती है। अब ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होती है बताते हैं।
जैसे मान लो कि किसी पर्सन का, कोई एक पर्सन है एक्स, ठीक है। अब ये जो एक्स पर्सन है, इसका जो आपका अकाउंट है दैट इज करेंट अकाउंट, और इसके करेंट अकाउंट में पैसा जो है वो पड़ा है 1 लाख रुपीस, ठीक है। अब 1 लाख रुपए इस एक्स ने मान लो कि 24 सितंबर को निकाल लिया, 24 सितंबर को इसने ये 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया विड्रॉ। अब इसके अकाउंट में पैसा बचा है 0। चूंकि ये बिजनेसमैन है तो हो सकता है कि इसको रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत हो या फिर कोई प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत हो, ये रिटेलर को मान लो सेल करना है इसको प्रोडक्ट। अब इसके अकाउंट में कितना पैसा है, अब इसके पास पैसा तो नहीं है, तो ये फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कौन देता है, बैंक देता है। एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि भाई अगर आपके अकाउंट में 0 पैसा है तो आप 50,000 रुपए तक पैसा विड्रॉ कर सकते हो, वो आपको बैंक एज अ शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है, ठीक है। मतलब आपके अकाउंट में फायदा मिल गया 50,000 रुपए, आपके पास 0 भी है ना, तो 50,000 रुपए तक आप विड्रॉ कर सकते हो, उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो करंट अकाउंट होल्डर्स को कई बार बैंक जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी देती है। आपके अकाउंट में 0 पैसा भी है तो भी आप 50,000 रुपए तक निकाल सकते हो। ये लिमिट जो है वो बैंक सेट करती है आपकी क्रेडिट पॉइंट पे, यानी कि आप पैसा कैसे चुकाते हो और कितनी बार ट्रांजैक्शन करते हो, इस हिसाब से। तो इसको कहते हैं हम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। तो ये आपकी करंट अकाउंट जो है, जो आपका करंट अकाउंट, हाँ तो वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। जैसे 10,000 रुपए है और निकालना है 50,000 तो निकाल लो, तो 10,000 तुम्हारे अकाउंट से कट जाएगा, 40,000 ओवरड्राफ्ट से कट जाएगा, तो बाद में 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट में एक तरीके से रहेगा, वो भी फैसिलिटी है। लेकिन ये भी बोलता है कि 0 रुपया है तो आप 50,000 रुपए तक, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट आपको देता है 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए, जैसे क्रेडिट कार्ड में कैसे लिमिट मिलता है वैसे, ठीक है। अब ये जो फैसिलिटी होता है, ये जो डिपॉजिट होगा, एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह ये काम करता है, मतलब 1-2 महीने इसका टाइम पीरियड होता है कि आपको पैसा चुकाना है। और बैंक जो है इसमें हाई इंटरेस्ट रेट लेता है, यानी जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है ना, खैर इन्होंने लिखा है करंट डिपॉजिट और इसमें ओवरड्राफ्ट डिपॉजिट ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पर आपको जो इस पे इंटरेस्ट रेट लेगा ना, ये 50,000 रुपए जो अपने बैंक से लिया, इस पे इंटरेस्ट रेट हाई लगता है। तो करंट डिपॉजिट की जो फैसिलिटी है दैट इज गिवन टू द करंट अकाउंट होल्डर। पहला पॉइंट लिखिए करंट डिपॉजिट में, तो पहला तो ये होगा कि बिजनेसमैन पर्सन जो है, करंट अकाउंट होल्डर जो होंगे, उनको करंट डिपॉजिट की फैसिलिटी मिलेगी। उसके अलावा लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द अकाउंट होल्डर्स गेट an overdraft facility on this account, यानी कि आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगा किसमें, करंट डिपॉजिट में, ठीक है। ये जो डिपॉजिट्स होंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा इस अकाउंट में, और जो आप पैसा डिपॉजिट करोगे, मतलब दीज जो डिपॉजिट होगा, ये एक तरीके से आपके शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब ये जो ओवरड्राफ्ट है ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, पैसा चुकाना है, और जो पैसा आप रखोगे उसमें डिपॉजिट करोगे वो भी आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि करंट अकाउंट में डेली पर्पस पे आप विड्रॉ और डिपॉजिट करने का काम कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हाई लिखना, ओवरड्राफ्ट में लिखना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में मतलब द हाई इंटरेस्ट रेट paid by the account holder, high interest rate paid by account holder on overdraft facility, यानी जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा उस पे हाई इंटरेस्ट रेट कौन लेता है, बैंक लेगा आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए रिकरिंग डिपॉजिट्स। अच्छा, रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या होता है, मैं थोड़ा तुम लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि एक पैसा जो आपने फिक्स कर दिया हो कि हर महीने मेरे अकाउंट से अपने आप रिकरिंग डिपॉजिट में चला जाएगा। जैसे लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे फादर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि शिल्पी तुम रिकरिंग डिपॉजिट एक ओपन करा लो, तुम्हारा हर महीने जो 5,000 रुपया फिक्स अमाउंट में तुम्हारे ये अकाउंट में डिपॉजिट होता रहेगा। सेविंग डिपॉजिट्स में क्या था कि जितना मन हो उतना जाएगा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं था, जितना तुम्हारे अकाउंट में बचा रहेगा ऑटोमेटिकली सेविंग में चला जाएगा।
फिक्स डिपॉजिट में क्या था, एक लमसम अमाउंट था जो आपका जा रहा था किसमें, डिपॉजिट में। करेंट डिपॉजिट है कि जो आपका डेली बेसिस पे जो भी है वो जा रहा है और ऊपर से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है। रिकरिंग डिपॉजिट एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा जो मंथली डिपॉजिट होता रहेगा, तो इसी के लिए कहते हैं रिकरिंग, जो बार बार ऑकर हो रहा हो। तो रिकरिंग डिपॉजिट इज समथिंग इन विच द लमसम वन अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट इज गोइंग टू डिपॉजिटेड मंथली इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। आई बात समझ में? तो रिकरिंग डिपॉजिट जो है एक सर्टेन सम ऑफ मनी है दैट इज डिपॉजिटेड इन बैंक एट द रेगुलर इंटरवल, यानी रेगुलर इंटरवल यानी मंथली, हर महीने आपका एक एक महीने पे पैसा रिकरिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, समझ में आया? चारों में डिफरेंस समझ आया ना? कंफ्यूज नहीं है ना? कंफ्यूजन नहीं है? चारों में डिफरेंस समझ आया अभिजीत? चलिए लिखिए रिकरिंग डिपॉजिट में a certain sum of money, recurring deposit में लिखिए a certain sum of money, a certain sum of money is deposited in the bank, a certain sum of money is deposited in the bank at regular interval, यानी हर महीने आपका 5,000 या 10,000, जैसे मैंने आरडी करा लिया तो आरडी मेरा 10,000 का है, तो हर महीने मेरा 10,000 यानी साल का 1,20,000 अपने आप रिकरिंग डिपॉजिट में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है ये कि मनी कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर अ एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। ये एफडी का बिल्कुल ऑपोजिट मान लो। एफडी में लमसम अमाउंट दे रहे थे 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आप उससे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते थे। रिकरिंग इज लाइक अ एसआईपी, यानी कि जैसे हर महीने 1,000 2,000 जमा करते थे एसआईपी में, वैसे ही रिकरिंग में भी अब आप क्या करोगे, 5,000 या 10,000 रुपए का हर महीने तुम्हें जमा करना है। और मैंने 1 साल की जगह 5 साल का ले लिया, तो 5 इंटू 1,20,000 यानी 6 लाख रुपए मेरा 5 साल में रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू डिपॉजिट हो जाएगा। बस ये एफडी में और इसमें यही अंतर है कि एफडी में एक साथ लमसम दे रहे थे, यहाँ हर महीने दे रहे। ठीक है, तो इसमें सेकंड लिखिए मनी कैन बी विड्रॉन ओनली, सेकंड पॉइंट, मनी कैन बी विड्रॉन ओनली after the expiry of a certain period, after a expiry of certain period। अच्छा, certain period का मतलब यहाँ है कि आरडी जो होता है ना वो 1 साल के लिए भी ओपन होता है, एफडी ज्यादातर 3 साल 5 साल और 7 साल के लिए होता है, लेकिन जो आपका रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो 1 साल के लिए भी फैसिलिटी मिलता है, तो 1 ईयर के लिए भी आप आरडी करवा सकते हो, यानी 1,20,000 10,000 महीने के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए हायर इंटरेस्ट रेट इज पेड। इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हायर इंटरेस्ट रेट इज पेड, हायर इंटरेस्ट रेट इज पेड। और ये भी किसके लिए सुटेबल है, सैलरीड पर्सन के लिए और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए। ठीक है, सो ये इसमें हायर इंटरेस्ट रेट होता है और ये सुटेबल किसके लिए, सैलरीड और ट्रेडर्स के लिए। जो ट्रेडर्स हैं और सैलरीड पर्सन है उनके लिए बिल्कुल सुटेबल है, जिसका हर महीने इनकम हो रहा है, हर महीने पैसा जिसके पास आ रहा है। ठीक है, और मैं बता दूं कि आपका इसमें ना कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बेनिफिट मिलती है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बेनिफिट समझते हो क्या होता है, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपने एक महीने में 1,000 रुपए जमा किया, एक महीने में 1,000, और ये आपने किया 12 महीने, तो 12,000 हो गया। अब 12,000 रुपए पे मान लो 10% इंटरेस्ट रेट मिला, यानी कि आपको 12,000 पे 1,200 रुपए का आपको क्या मिला, इंटरेस्ट रेट मिला, तो यहाँ हुआ 13,200। अब जो नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पे मिलेगा, 13,200 पे आपको 10%, यानी कि 1320, यानी कि आपका हो गया ये 14,520। अब ये 14,520 में फिर 1452 का इंटरेस्ट है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में हर महीने लगेगा,
यानी 12,000 जमा किया तो 1,200 रुपए के हिसाब से 5 साल यानी 6,000 रुपया 5 साल में 12,000 में जुड़ के यानी 18,000 रुपया मिलता है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आया? इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिलता है और ज्यादातर अभी जितने भी सेविंग्स हो गए ना सब में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। लोन पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। कंपाउंड जितना पैसा घटता जाएगा उस हिसाब से फिर उसमें इंटरेस्ट रेट लगता जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब कि अब हम आ गए आपके सेकेंड वाले पॉइंट पे, लोन एंड एडवांसेस पे। लोन एंड एडवांसेस पे ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब यहाँ लोन्स एंड एडवांसेस बहुत टाइप के हैं। पहला है, देखिए लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है, लिखिए द डिपॉजिट एक्सेप्टेड, लिखा है था इसमें लोन्स एंड एडवांसेस में, लिखिए the deposits accepted from the public are utilized by bank the deposits accepted from the public मेरे दिमाग में भी the deposit accepted from the public are utilized by the bank to advance loans to the businesses and individuals to meet मैम their, बैंक्स के बाद हाँ, the deposits accepted from the public are utilized by the banks to advance loans to the businesses and individuals to meet their uncertainties यानी कि जिसको भी जरूरत लगेगा पैसे की, जिसको जरूरत है उसको लोन के रूप में बैंक क्या देता है, पैसे देता है। और वो पैसे उनके पास कहाँ से आते हैं, जो पैसे हम डिपॉजिट करते हैं। यानी जो पब्लिक डिपॉजिट करता है वो ही पैसे को बेसिकली क्या किया जाता है, लोन के रूप में दिया जाता है। कैश रिजर्व रेशियो, CRR, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जितने भी रेशियोज हैं ये यही डिफाइन करता है कि जो पूरा पैसा है ना वो बैंक के पास कभी नहीं होता है। जैसे कई बार कुछ बिजनेस पर्सन को करोड़ में पैसा विड्रॉ करना होता है तो उससे पहले उनको नोटिस देना पड़ता है बैंक को कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ताकि बैंक है जो अरेंज करे। आई बात समझ में? तो कभी भी बैंक के पास पूरा पैसा लोगों का जमा नहीं रहता है, वो उसको एज अ लोन एडवांस की तरीके से वो बेसिकली पब्लिक को दे देती है और उस पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कुछ बैंक्स जो है वो टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस जो देता है, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस कैसा देता है, शॉर्ट टर्म भी लोन है, लॉन्ग टर्म भी लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो लिखो इसके सारे पॉइंट्स। टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारे हम फंक्शंस में ही कर रहे हैं बैंक के, वो भी अभी प्राइमरी में ही है, सेकेंडरी तक नहीं पहुंचे हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पहला टाइप का लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सेकेंड इज कैश क्रेडिट। थर्ड वन इज लोन्स। फोर्थ वन इज डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। लिख लिया ना? पहला आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स, डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये कुछ आपके टाइप ऑफ आपके लोन्स हैं जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, जैसे कैसे वो एक एजेंसी फंक्शन की तरह काम करता है और उसके क्या क्या यूटिलिटी फंक्शंस हैं, वो हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शंस। यहां तक जो भी करवाया, किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? जो भी हमने अभी किया, जो भी आज पॉइंट्स हुए हैं
करंट डिपॉजिट जो होता है बेटा वो ऐसे अमाउंट, जैसे कि मान लो मैं एक बिजनेस पर्सन, अटेंडेंस आप ले लिए क्या? एक मिनट बेटा, जो बिजनेस पर्सन हूँ मैं, अब बिजनेस पर्सन हूँ तो मेरा हर दिन पैसे आ रहा है 10,000 15,000, तो मैं उस पैसे को अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते जाऊंगी, तो उसको कहते हैं करंट डिपॉजिट। अब करंट डिपॉजिट में तो एक तो मेरे खुद के जो पैसे हैं वो तो डिपॉजिट होते रहेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट आपको लो मिलता है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट। लेकिन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको करंट डिपॉजिट में मिलेगी, यानी अगर मेरे अकाउंट में 0 पैसा है तो मैं 50,000 रुपए तक निकाल सकती हूँ, लेकिन उस पे इंटरेस्ट रेट हाई होगा जो आप बैंक से एक तरीके से लोन ले रहे हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं करंट डिपॉजिट। तो जो आप लोन लेते हो उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, और जो आप ये लेते हो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसमें भी हाई रहता है, लगभग दोनों में अलग अलग रहेगा, ऑब्वियसली दोनों ओवरड्राफ्ट में और नॉर्मल लोन में अलग अलग रहता है इंटरेस्ट रेट। यस, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, प्लीज बताओ।